हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों तो एक और चैनल भी है, कौन सा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। तो दोस्तों इस चैनल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कल संडे है और सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास एकदम ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड होने वाला है दोस्तों। तो इस चैनल का लिंक भी मैंने क्या किया, आपको ऊपर आई बटन पे देखे रखा हुआ है, ठीक है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करके रखना, कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है, काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो फिलहाल तो अभी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज का टॉपिक अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे होने वाला है। मतलब देखिए, मार्केट की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग का भी शिकार हो जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो, मिस इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हो, या फिर हिंदी बहुत ही सरल रहेगा समझने के लिए, गलत फहमी। यस दोस्तों, गलत फहमी के चलते बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कुछ कंपनीज में देखते हैं अरे ये चीज़ें है, ठीक है, एंड फिर डिसीजन लेते हैं कि चलो भाई इस कंपनी के शेयर्स को यहाँ पे बेचो, इसमें से एग्जिट कर लेते हैं। एंड बाद में बुरी तरीके से पछताते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें उनको लग रही थी ये गलत है करके, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये गलत है, ये खराब है, निकल जाना चाहिए। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट इतना सिंपल नहीं है। ये कोई फोर्थ स्टैंडर्ड की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि आप ऊपर से एक चीज़ देखोगे और एक सेकंड में कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, हाँ भाई ऐसा ही है, चलो एंट्री कर लो या एग्जिट कर लो। नहीं, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप उसको अच्छी तरीके से नहीं समझोगे, आप एग्जिट करोगे एंड बाद में फिर वो स्टॉक भागेगा एंड फिर आप पछताओगे। सो ऐसे कुल मिला के 7-8 पॉइंट में आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कौन सी गलत फहमियों की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, गलत इंटरप्रिटेशन की यहाँ पे मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते पॉइंट नंबर 1 के साथ। अगर कोई यहाँ पे देखेगा कि अरे शेयर में, किसी भी कंपनी में बैलेंस शीट में भारी भरकम कर्जा है, तो तुरंत उस कंपनी को कहता है कि चलो छोड़ दो करके। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ज़्यादा कर्जा होना इज इक्वल टू कंपनी डूबेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा कर्जा है बट अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, एंड अगर उस कर्जे को पे कर पाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझो, मैंने इसके पहले भी आपको यहाँ पे बताया है कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, बट मान लो उस व्यक्ति की कमाई भी 1 करोड़ है, मान लो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, वो व्यक्ति मैनेज कर लेगा। हाँ, बट वही अगर किसी इंसान के ऊपर 1 लाख का कर्जा है बट उसकी कमाई 10,000 है, तो भाई ऐसे व्यक्ति की तो बैंड ही बजेगी। तो ये कंपेयर मत करना, अरे सर देखो आपने वहाँ पे 1 करोड़ की बात की, इसके ऊपर तो 1 ही लाख है। अरे भाई उसके सामने हाथ में पैसा तो देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सा गणित है। तो वैसे ही ये कंपनी के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा कर्जा है, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है, कमा रही है क्या कंपनी, वो देख लो। अगर कमा रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। टाटा ग्रुप के ऊपर कितना कर्जा है, ठीक है। काफ़ी लोग ये आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कमेंट सेक्शन में, अरे सर बहुत सारे लोग अदानी ग्रुप को टारगेट करते हैं, अरे अदानी के ऊपर इतना कर्जा है, बट अदानी से ज़्यादा कर्जा रिलायंस के ऊपर है, और रिलायंस से उससे भी ज़्यादा कर्जा टाटा ग्रुप के ऊपर है। बट रिलायंस की बात कर ले, मतलब मुकेश अंबानी की बात कर ले, टाटा की बात कर ले, कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती, बट अदानी की चर्चा होती। क्यों होती है? क्योंकि टाटा ग्रुप के पास उतना पैसा भी है भाई, प्रॉफिट भी कमाते हैं वो, ठीक है। अदानी ग्रुप का उतना प्रॉफिट नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में हम लोग को फंसते हुए देखने को मिल जाता है कि भाई इनके पास इतना पैसा नहीं फिर भी इनको लोन कैसे मिलता है। सो पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे, बट ये चीज़ आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट समझो। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, टेलीकॉम सेगमेंट। अपने टेलीकॉम सेगमेंट में देख लिया, वोडाफोन आइडिया की हालत क्यों खराब है, बहुत कर्जे और उनकी कमाई भी नहीं हो रही है, इसलिए तो वो फंस गया इतना बुरी तरीके से। आप एयरटेल की बैलेंस शीट देखो भाई, उनके ऊपर भी जबरदस्त कर्जा है, बट स्टॉक में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो कमाई भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ पहले समझो। काफ़ी लोग क्या कर देते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 था कि भाई कर्जा है, बैलेंस शीट में देख लिया तो भाग लेते हैं, ऐसा मत बोलो, ठीक है। हाँ, डेट फ्री होना ये एक एडवांटेज वाली बात है, एंड डेट फ्री है, कर्जा जीरो है, इट डजंट मीन दैट कि भाई कंपनी आपको रिटर्न कमा के देगी। देयर आर सेवरल पेनी स्टॉक्स ऑल्सो, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई वो कंपनियां डूब गई, पूरे 1000 की 10 रुपये 1 रुपये आ गई, कर्जा जीरो है करके, ठीक है। तो इतना इजी नहीं दोस्तों मार्केट को ऊपर ऊपर से सिर्फ एक लाइन पढ़ लिया, अरे कर्जा है चलो कंपनी खराब हो गई, कर्जा जीरो है तो चलो कंपनी पोर्टफोलियो भर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, जो कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, गलत वे में इंटरप्रेट यहाँ पे कर लेते हैं एंड बाद में खुद ही फंस लेते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं, एंड वो है प्रमोटर। यस, कंपनी के प्रमोटर की बात कर ली है, तो मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है कि प्रमोटर ने यहाँ पे माल बेचा,
प्रमोटर ने माल बेचा तो भाई क्या कंपनी डूब गई, कंपनी खराब हो गई? अरे नहीं मेरे भाई, मैंने आपको सिखाया कि नहीं, प्रमोटर ने अगर माल बेचा है तो किसको बेचा है? अगर वो माल अगर बेचा है और एफआईएस ने खरीदा है, अगर वो माल बेचा है डीआईएस ने खरीदा है, कोई टेंशन की बात नहीं। आप बेचो 40 50 60 पूरी कंपनी बेचो, अगर वो इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं मतलब वो कंपनी खराब नहीं है। वो प्रमोटर की चॉइस भाई, उसको निकलना है नहीं करना है कंटिन्यू, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस खरीद लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, दिक्कत कब होती है कि प्रमोटर माल यहाँ पे बेच रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस बोलते भाई हमें भी इंटरेस्ट नहीं है और पब्लिक को जा रहा है, तो आप कह सकते हो। बट नहीं, प्रमोटर ने माल बेचा, सर कुछ तो गड़बड़ है। अरे भाई ये तो देख लो सामने इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे। हाँ, अगर ऐसा है कि प्रमोटर भी यहाँ पे सेल करने के लिए आ रहे हो एंड बड़े इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस भी बोल रहे भाई हमें भी सेल करना है, तो फिर आपका डर जायज़ है। बट प्रमोटर माल बेच रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे, कोई हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं भाई, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं। ऐसे कितने सारी कंपनीज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। आप बैंकिंग स्टॉक्स देख लो भाई, बैंकिंग स्टॉक में प्रमोटर कितने कम होते हैं। वैसे भी आरबीआई के रूल्स होते हैं, आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूशंस खरीद करके रखते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ये मत सोचना भाई प्रमोटर बेच रहे निकलो 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 करके, चेक कर लो इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे, सो आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, अगेन प्रमोटर की बात करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग में कौन सा? प्लेजिंग। यस, प्लेज मतलब गिरवी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये भी अगर देखा गया, काफ़ी लोग क्या करते हैं, अरे प्रमोटर यहाँ पे प्लेजिंग है, चलो 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 खराब हो गया एग्जिट कर लो करके। ऐसा नहीं है। प्रमोटर प्लेजिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, आप समझ कर देख लो कि उनको कर्जे की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए भी आपको कर्जा चाहिए ही, तो यहाँ पे होता है। तो सबसे कीमती असेट क्या होता है भाई? शेयर्स ही तो गिरवी रखने पड़ेंगे। एंड खास करके जो छोटी कंपनियाँ होती, छोटी कंपनियाँ भाई, उनके पास तो अपने शेयर्स गिरवी रखने के अलावा और कोई चारा ही नहीं होता है, ठीक है। उनके पास थोड़ी ना इतना बड़ा प्लांट मशीनरी, इतना कोई बड़ा असेट आ गया कि वो गिरवी रख दे करके, ठीक है। तो प्रमोटर प्लेजिंग भी अगर है, इट डजंट मीन दैट कि कंपनी वाहियाती हो गई करके, ठीक है। अगर मान लो प्रमोटर प्लेजिंग सर 60-70% है, बहुत रिस्की है। बट अगेन इसका अर्थ ये टैग नहीं लगा सकते हम लोग, अरे कंपनी धोखेबाजी करके, अरे नहीं भाई। हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेकर बिजनेस कर रही है, हम ये ज़रूर कह सकते हैं, ठीक है। बट ये कहना कि भाई कंपनी खराब है, वाहियात है, ऐसा नहीं होता है। रिस्क काफ़ी है, इतना हम कह सकते हैं। फिर वो आपकी कॉल है, उसमें जाना है नहीं जाना है करके, तो वो आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग क्या कर सकते हो, जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आप जरूर इसको चाहे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। पीई रेशो, यस, प्राइस टू अर्निंग रेशो। अभी जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं ना, तो इनका पीई रेशो का जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही वो ईजी समझ लेते हैं। कौन सा? कि पीई रेशो ज़्यादा है मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है, पीई रेशो बहुत ही नीचे है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। एंड उस हिसाब से मतलब अगर मान लो किसी कंपनी का पी 112 है, ठीक है, वो कहेंगे अरे भाई अवॉइड। किसी कंपनी का पी 9 है, 8 है, तो कहेंगे कि खरीदो। अरे भाई इतना सिंपल होता, आपने तो शेयर मार्केट को एक लाइन में ख़त्म कर दिया। सोच कर देखो एक सेकंड के लिए, इतना सिंपल होता तो भाई हर कोई यही कर लेता है। बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं, चलो देख लो पी फॉर्मूला डाल दो, पी बिलो 10 वाले कौन से कंपनियाँ खरीद लो। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर किसी कंपनी का पीई अगर 1000 के ऊपर भी है ना, ठीक है, तो भी वो कंपनी कमाल की हो सकती है। इनफैक्ट हम लोगों ने ऐसे कितने सारे एग्जांपल देखे हैं, ठीक है। अभी पी अगर मान लो 1000 है, क्या वो पी नीचे नहीं आ सकता? क्या वो पी 100 तक नहीं आ सकते? क्या वो पी 10 तक नहीं आ सकता? आ सकता है। कैसे? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, कंपनी अगर ग्रोथ लेकर आती है अपने बिजनेस में एंड उस चीज़ के चलते अगर कंपनी बहुत भयंकर मात्रा में अगर प्रॉफिट कमाती है, बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाती है, तो कंपनी का पीई नीचे आ जाता है, ठीक है। पी रेशो का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर, जो शेयर प्राइस है, डिवाइड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग मतलब क्या? बॉटम लाइन, ठीक है। नेट प्रॉफिट के बाद नीचे क्या होता है? ईपीएस ही तो हम फाइंड करते हैं। ईपीएस में भी क्या होता है? फॉर्मूला क्या है ईपीएस का? नेट प्रॉफिट ना, नेट प्रॉफिट से प्रेफरेंस डिविडेंड हटा देते हैं एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो ईपीएस मिल जाता है। सो ईपीएस अगर बहुत भारी मात्रा में अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पी नीचे आएगा। और ईपीएस कैसे बढ़ेगा? अगर कंपनी बहुत बड़ा बिजनेस करती है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है, रेवेन्यू बहुत बड़ा बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, कंपनी का ईपीएस अगर बढ़ जाता है तो आपका पी रेशो भी नीचे आएगा। सो मतलब क्या है दोस्तों, अगर किसी कंपनी का पी रेशो अगर 1000 भी है तो ये चेक करो कि क्या कंपनी में वो काबिलियत है कि कंपनी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगी, जिस चीज़ के चलते कंपनी बड़ा प्रॉफिट कमाएगी। एंड बड़ा प्रॉफिट कमाया तो बड़ा ईपीएस हो गया, बड़ा ईपीएस हो गया तो ऑटोमेटिकली जो पी आपको 1000 का देखने को मिल रहा है, हो सकता है वो 100 पे भी आ जाए और बिलो 100 भी चला जाए। और ऐसे हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक है। चाहे हम जियो फाइनेंशियल की बात कर ले या फिर जेनटेक की बात कर ले,
ट्रेंट लिमिटेड की भी बात कर ले, ट्रेंट लोग तो अभी आज की बात कर रहे हैं, आप जाकर ट्रेंट का पुराना पी देख लो, जेनटेक का पुराना पी देख लो। ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होती है ना, उनमें ये पीई हम लोग को हमेशा हायर लेवल का ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। क्यों? क्योंकि लोग पहले से ही बाइंग कर लेते हैं कि ये कंपनी बहुत बड़ा बिजनेस करेगी, तो शेयर प्राइस बढ़ते रहता है, अर्निंग तो बड़ी भी नहीं होती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पी 100, 200, 300, 400, 500 तक चला जाता है। एंड बाद में कंपनी बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है, बड़ा प्रॉफिट करती है, बड़ा ईपीएस आता है, तो जो डिनोमिनेटर है ईपीएस वो यहाँ पे बढ़ जाता है, तो पी नीचे आता है। ठीक है, ये समझने के लिए भाई आपको टाइम लगेगा, अपने मार्केट में अभी अभी कदम रखा है तो ये बाउंसर भी जा सकता है, बट प्लीज ऐसा फॉर्मूला मत बना लेना कि हायर द पी इज इक्वल टू खराब द स्टॉक एंड लोअर द पी मतलब बहुत अच्छा स्टॉक। ठीक है, आप भाई जिन कंपनीज में ग्रोथ ही नहीं है, मरे हुए कंपनीज में चले जाओगे जहाँ पे 8-9 का ही पी चल रहा होगा। तो ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से पता है यहाँ पे होना चाहिए। ये भी क्या होता है, एक गलत फहमी होती है लोगों में। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले, लार्ज कैप, भाई लार्ज कैप में तो पैसा बनता ही नहीं। अरे भाई कौन बोला आपको, लार्ज कैप में भी पैसा यहाँ पे बनता है। लार्ज कैप में अगर ग्रोथ रहेगी दोस्तों, कंपनी अगर कुछ यूनिक करती है, ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट में चली जाती है, लार्ज कैप भी आपको पैसा बनाकर दे सकता है। ठीक है, एंड अगेन अगर किसी कंपनी में ग्रोथ नहीं है, वो चाहे फिर स्मॉल कैप हो फिर मिड कैप हो, तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा। सो ये जो गलत फहमी आपने, अरे लार्ज कैप में कुछ नहीं बनता है करके, ऐसा कोई नहीं होता है भाई। ठीक है, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी होता है भाई। लार्ज कैप भी आपको भयंकर रिटर्न दे सकता है, लार्ज कैप भी डूब जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये समझो ये मार्केट है भाई। ठीक है, तो ये जो गलत इंटरप्रिटेशन आप जो लेकर चल रहे हैं कि लार्ज कैप में तो बड़ा पैसा नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ खेल ग्रोथ का होता है। अगर वो कंपनी में ग्रोथ है तो वो मिड है, लार्ज है, स्मॉल है, वो आपका पैसा बना कर देगी। ग्रोथ ही नहीं है तो फिर मिड जाओ, स्मॉल जाओ, माइक्रो जाओ, नैनो जाओ, वो कई सालों के साल वही पड़ी रहेगी। पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल की बात करूंगा, समझने के लिए मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। एंड वो दोस्तों चीज़ है लॉस वाली कंपनी। यस, अगर कंपनी घाटे में है मतलब वो कंपनी खराब है, ऐसा नहीं होता है। चेक करना होता है भाई कि क्या वो कंपनी कमबैक कर पाएगी। ठीक है, ये चेक करना होता है। टर्न अराउंड क्या कंपनी कर पाती है या नहीं। इमोशनली मैं बात नहीं कर रहा हूं। जैसे ही ये मैं बोलूंगा ना, कुछ लोग तो एकदम ही कमेंट सेक्शन ही भर देंगे, यार आप तो इस कंपनी मतलब XYZ कंपनी के खिलाफ ही बात करते हो। हाँ, वो तो अभी लॉस में, अभी आप बोल रहे कि लॉस है तो ऐसा नहीं। अरे भाई उस कंपनी की स्टोरी देखो ना टर्न अराउंड की, कुछ टर्न अराउंड ही नहीं होगा, पूरा बैलेंस शीट खराब हो चुका होगा, मतलब लोन ही लोन होगा, प्रॉफिट ही नहीं है। तो ऐसे कंपनी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि वो तो डूबी जाएगी। बट अगर लॉस है इसका अर्थ ये नहीं कि डायरेक्टली बोल दो कि अरे खराब है करके, कमबैक भी यहाँ पे कर सकती है। हमें ऐसे कितने सारे कंपनीज देख चुके हैं, ठीक है, जो कमबैक यहाँ पे कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिट यहाँ पे ला सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियां तो भाई लॉस पे ही चलती है, तो उनका तो फोकस हम लोगों का रेवेन्यू के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला भी एक थोड़ा एडवांस लेवल का पॉइंट है जिसको आपने अच्छे से स्टडी करना चाहिए। आखिरी 7th नंबर पॉइंट, डिविडेंड। यस सर, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है या फिर बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड कुछ नहीं दे रही है, हाँ तो मत देने दो, क्या फर्क पड़ता है भाई। हमारा टारगेट बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड नहीं, हमारा टारगेट हमेशा सीजी होता है। सीजी स्टैंड्स फॉर कैपिटल गेन। 100 का कंपनी 1000 कैसे हो जाए, हमारा पैसा वहां से 10 गुना कैसे हो जाए, ये हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, डिविडेंड के लिए थोड़ी ना हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी ऊपर से रूल भी बदल चुके हैं, डिविडेंड का टैक्सेशन भी स्लैब के हिसाब से चला जाता है। तो पुराने दिन क्या ही रहे कि डिविडेंड के पीछे भागते रहो करके। ठीक है, तो कैपिटल गेन ये आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कोई कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे रही, बोनस स्प्लिट नहीं दे रही है, इट डजंट मीन दैट कि वो कंपनी को फेंक दो करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। कैपिटल गेन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे रहता है एंड इसके लिए कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, दैट्स इट, हम उसमें बने रहने का, कंटिन्यू करने का, आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो यही था दोस्तों आज के दिन का टॉपिक। जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन और या फिर आप कह सकते हैं गलतफहमी के चलते ये डिसीजन लेते कि ये कंपनियां खराब है, सेल कर दो, एग्जिट कर दो करके। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना, तो आप भी यहाँ पे गलत नहीं जाओगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल यहाँ पे लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।